Hello dear students, welcome to MK Legal Shiksha, the way of learning. Dear students, Specific Relief Act 1963 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में हम लोग एक वीडियो सीरीज बना रहे थे जहाँ पे हमने मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आप बाकी इससे रिलेटेड वीडियोस भी प्लेलिस्ट इसके अलग से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इससे पहले कि आज के टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी को भी प्रेस करें जिससे कि नई वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 की बात करेंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का चैप्टर 6 जिसमें दो ही सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन 34 एंड 35। ये किस चीज़ की बात करता है? देखिए, ये डिक्लेरेटरी डिक्री की बात करता है। आज आप जानेंगे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में डिक्लेरेटरी डिक्री क्या है। तो आगे चलते हैं और समझते हैं डिक्लेरेटरी डिक्री को। देखिए, पार्ट 2 जो है स्पेसिफिक रिलीफ की बात करता है, चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक। आज के इस वीडियो के साथ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें सेक्शन 5 से 35 है। हमने रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी देखा चैप्टर 1 में। चैप्टर 2 में हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर 3 में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। चैप्टर 4 में हमने रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 5 में हमने कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर 6 की, जो बात करेगा डिक्लेरेटरी डिक्री की। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग हमने वीडियो बनाए हैं और सारे वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक को हम समझते हैं। 0% बैटरी। इन सारे टॉपिक्स के वीडियो आप जो है आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नाम से बनी हुई है चैनल पे। उसका जो लिंक है आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलते हैं आज के टॉपिक के साथ। चैप्टर 6 हमारा जो बात करता है डिक्लेरेटरी डिक्री की। देखिए, डिक्लेरेटरी डिक्री, आप डिक्री को तो सिविल प्रोसीजर कोड में आपने पढ़ा ही था। डिक्लेरेटरी मतलब जो कुछ डिक्लेयर करती है। क्या डिक्लेयर करती है? देखिए, डिक्लेरेटरी डिक्री इज अ डिक्री डिक्लेयरिंग द राइट ऑफ द प्लेंटिफ। जो प्लेंटिफ का वादी के किसी अधिकार को डिक्लेयर करती है वो डिक्लेरेटरी डिक्री कहलाती है। देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड में आपको ध्यान होगा हमने डिक्री की डेफिनेशन पढ़ी थी। कहाँ पे पढ़ी थी? सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 में। और देखिए हमारी जो डिक्री वहाँ क्या कहती है कि डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। इसे कोर्ट एक्सप्रेस करता है और ये फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है किसी भी एडजुडिकेशन यानी कि न्यायिक निर्णय का। और ये क्या करता है? ये कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन करता है राइट्स ऑफ द पार्टीज। ठीक है, विद रिगार्ड टू एनी ऑफ मैटर और ऑल ऑफ द मैटर। अगर भाई जैसे हमने कहा था प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती है, फाइनल हो सकती है, ऐसी एक डिक्री होती है डिक्लेरेटरी डिक्री, जिसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के चैप्टर नंबर 6 में सेक्शन 34 और सेक्शन 35 में दिया गया है। जहाँ सेक्शन 34 आपको बताएगा कि डिक्लेरेटरी डिक्री होती क्या है, कैसे उनके लिए सूट होते हैं और किस किस पे बाइंडिंग होंगे, इसके इफेक्ट क्या होंगे, ये 35 में बताएगा। देखिए, लीगल कैरेक्टर, दो टर्म को समझिए। यहाँ पे दो टर्म आपके साथ डिस्कस करूंगा, लीगल कैरेक्टर और राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। लीगल कैरेक्टर मीन्स अ पोजीशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। यानी कि देखिए, मान लीजिए आपका कोई रैंक हो सकता है, ठीक है, आपका कोई स्टेटस हो सकता है, आप बोल सकते हो अपनी कास्ट से रिलेटेड डिक्लेरेशन करा सकते हो। भाई कोई भी ऐसी पोजीशन जो लॉ से रिकॉग्नाइज्ड है वो आपका लीगल कैरेक्टर है और इसके डिक्लेरेशन के लिए आप डिक्लेरेटरी डिक्री करा सकते हो। दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पे राइट टू एनी प्रॉपर्टी। देखिए, कोर्ट ने कई सारे केसेस में एक चीज क्लियर की है कि राइट टू एनी प्रॉपर्टी एंड राइट इन एनी प्रॉपर्टी, इन दोनों चीजों में ना बहुत कोर्ट ने कई सारे केसेस में डिफरेंस बताया है। तो आपका डिक्लेरेटरी डिक्री जो है आप वो लीगल कैरेक्टर से रिलेटेड मांग सकते हैं, राइट टू एनी प्रॉपर्टी से मांग सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अभी चैप्टर 6 के, एक बार बेयर एक्ट प्रोविजन को समझेंगे हम कि डिक्लेरेटरी डिक्री क्या होती है। आपकी डिक्लेरेटरी डिक्री है, ये सेक्शन 34 डिफाइन करता है कि डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट।
पहले शब्द पे ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे ये लिखा है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, यानी कि भाई कोर्ट के अपने विवेक, डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी कि कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है ये, दिस इज डिस्क्रिशनरी पावर। एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट, बस स्टेटस और राइट क्या हो गए, देखिए एनी पर्सन इंटाइटल टू एनी लीगल कैरेक्टर, हमने इसी की बात की थी, और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी। दो चीज़ों पे हमने बात की थी, दोनों से रिलेटेड अगर कोई इंटाइटल है कोई व्यक्ति, तो वो एक सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। वह किसके खिलाफ कर सकता है, जो मना कर रहा है उसके लीगल कैरेक्टर को। कोई आप कोई मान लीजिए कोई डॉक्टर है जो PhD होल्डर है, अब वो कह रहा है कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, जो डॉक्टर है नहीं भाई तो डुप्लीकेट है, तो वो इसका लीगल कैरेक्टर है भाई, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है वो, तो ही कैन इंस्टीट्यूट अ सूट की डिक्लेयर करो जनाब मेरी बात को। अगर कोई राइट है प्रॉपर्टी का, मान लीजिए ए ने कि कोई ज़मीन पड़ी थी ऐसे खाली गांव में, भाई लोगों का क्या आदत होती है, खाली ज़मीन से लोग रास्ता बना लेते हैं, तो लोग जब यहाँ से रास्ता बना लेते वो कहने लगे कि हमारा राइट ऑफ वे हो गया यहाँ पे, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं रही। भाई लेकिन प्रॉपर्टी का किसका है, राइट तो है प्रॉपर्टी का ए का, तो कोर्ट के पास जाएगा ए, कहाँ जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा, जनाब बोलेगा एक डिक्लेरेशन दे दो कि ये प्रॉपर्टी मेरी है इन लोगों के खिलाफ। और डिक्लेरेशन के साथ में सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं मांग सकते आप, ये सिर्फ मैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन के साथ साथ आपको पोजेशन भी मांगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप डिक्लेरेशन मांग के बैठ जाओ खाली। ये क्यों किया जाता है, टू रिड्यूस द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स। आपका डिक्लेरेटिव डिग्री क्या हो गया, एनी पर्सन हु इज इंटाइटल टू एनी लीगल कैरेक्टर। भाई मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है और ये भाई साहब किसी लीगल कैरेक्टर के लिए इंटाइटल है या इनका कोई प्रॉपर्टी में राइट है, तो भाई अगर कोई इनको मना करता है या इंटरेस्ट रखता है इनको मना करने में, तो क्या है, कोर्ट का अपने डिस्क्रिशन में, अपने कोर्ट में इट्स डिस्क्रिशन मेक देने डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन कर देगा कि नहीं भाई ये प्रॉपर्टी या ये इसका लीगल कैरेक्टर इसी का है। एंड द प्लेंटिफ नीड नॉट इन एनी सच सूट आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ। और बाद में भाई कोर्ट को उसको मांगने की जरूरत नहीं है कि जनाब अब कोई उस पर केस कर दे कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, कोर्ट पहले ही डिक्लेयर कर चुका है उसके बारे में, वो उसी की है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं, प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं। दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन वेयर द प्लेंटिफ बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ देन अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ओमिट टू डू सो। देखिए इस बात को समझिए आप, ये यहाँ क्या कह रहा है इसको समझना होगा आपको। ये कह रहा है कि मान लीजिए ये जो ए था इसने कहा कि भाई सिर्फ मुझे डिक्लेरेशन चाहिए, पोजेशन नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में कोर्ट जो है डिक्लेरेशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा कि भाई तुमसे फिर पोजेशन के लिए तुम केस लेकर आओगे, कोर्ट के पास यही काम थोड़ी ना है। तो भाई आप अपना डिक्लेरेशन भी मांग लो और प्लस आपका पोजेशन भी मांग लो। यही आपका प्रोवाइजो कह रहा है कि नो कोर्ट सेल मेक एनी सच, सेल वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे कि कोई भी कोर्ट जब तक डिक्लेरेशन नहीं देगा, अगर प्लेंटिफ भाई दोबारा कोई रिलीफ मांग सकता है अदर देन मेरे डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल के अलावा भी, और वो ऐसा करने से ओमिट कर देता है तो उसको डिक्लेरेशन नहीं मिलेगी। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे कि अ ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी इज अ पर्सन। भाई जो प्रॉपर्टी का ट्रस्टी है ना भाई, वो क्या है, वो एक पर्सन है इंटरेस्टेड टू डिनाई अ टाइटल एडवर्स टू एनी टाइटल समवन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एंड फॉर whom इफ एनी एग्जिस्टेंस ही वुड बी अ ट्रस्टी। तो ये ट्रस्टी के बारे में बताता है। अब इसको देखिए हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अ पर्सन क्लेमिंग अ डिक्लेरेटरी रिलीफ मस्ट शो दैट, भाई कब एक डिक्लेरेटरी रिलीफ आप ले सकते हैं, डिक्लेरेशन कब ले सकते हैं, तो कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी कंडीशन है, देखिए अभी सेक्शन 34 में जो हमने पढ़ा है उसको हम ब्रेक आउट कैसे अलग अलग ब्रेक करते हैं। टू अ लीगल कैरेक्टर और टू अ राइट एज टू द प्रॉपर्टी द डिफेंडेंट हैज डिनाइड
और इज इंटरेस्टेड टू डिनाई, भाई देखिए उसका लीगल कैरेक्टर और राइट टू एज टू दी प्रॉपर्टी होना चाहिए। डिफेंडेंट डिनाई करो या उसका इंटरेस्ट हो डिनाई करने में। ही हैज साउट ऑल रिलीफ इन द सूट, और उससे रिलेटेड जितने रिलीफ वो मांग सकता था, जितनी उसको जरूरत थी, वो सारे उसने मांग लिए हों। जितने रिलीफ वो मांग सकता था वहां पे, वो सारे उसने मांग लिए हों। तो ये सारी कंडीशन जब फुलफिल हो जाती हैं, देन यू कैन गो फॉर अ सूट फॉर डिक्लेरेशन, कि भाई फिर आप डिक्लेरेशन के लिए सूट ले जाओगे अंडर सेक्शन 34 ऑफ SRA। तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अभी केस देखिए, गुरुद्वारा साहब वर्सेस ग्राम पंचायत विलेज श्रीथला 2014 का केस, और काफ़ी फेमस केस है। हालांकि इस केस की कंट्रोवर्सी में 2019 में भी एक डिसीजन आया था, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि नो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल कैन बी साउट बाय ए प्लेंटिफ ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स पोजेशन। यहाँ एडवर्स पोजेशन की बात की गई थी। इन एज मच एज एडवर्स पोजेशन कैन बी यूज्ड एज अ शील्ड बाय ए डिफेंडेंट एंड नॉट एज ए स्वॉर्ड बाय अ प्लेंटिफ, क्योंकि भाई एडवर्स पोजेशन जो है वो डिफेंडेंट अपने डिफेंस में यूज कर सकता है, प्लेंटिफ उसे हथियार के तौर पे यूज नहीं कर सकता। ये बात यहाँ पे अपेक्स कोर्ट ने क्लियर कर दी थी। अभी सेक्शन 34 में आपने सबसे पहला वर्ड पढ़ा था डिस्क्रिशन, तो इसका मतलब क्या है? ये डिस्क्रिशनरी रिलीफ है। भाई डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, देखिए ये बात कहाँ कही सुप्रीम कोर्ट ने। एक केस है महाराजा बेनारस वर्सेस रामजी खान, ILR 27 इलाहाबाद 138। इवन दो इफ द एसेंशियल एलिमेंट्स आर एस्टेब्लिश्ड, जो मैंने कंडीशंस की बात की हम लोगों ने सेक्शन 34 के लिए, वो सारे स्टेब्लिश हो गई हैं। येट इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, उसके बावजूद भी भाई कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा ये कि वो रिलीफ ग्रांट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि द रिलीफ ऑफ द डिक्लेरेशन कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। In case where the necessary parties are not joined, court can reject the suit for declaration। भाई नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी के बारे में हमने बात की थी ऑर्डर 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में। नेसेसरी पार्टीज वो होती हैं जिनके बिना एक मीनिंगफुल जजमेंट नहीं दी जा सकती, और प्रॉपर पार्टी वो होती है जिनकी एब्सेंस में जजमेंट दी जा सकती है, बट अगर उनकी प्रेजेंस रहेगी तो जजमेंट और भी अच्छे से दी जाएगी। ये नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी का डिफरेंस होता है। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इट इज़ अ राइट इन पर्सोनम नॉट राइट इन रेम। जो आपका डिक्लेरेशन है इट इज़ अ राइट इन पर्सोनम नॉट राइट इन रेम, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये इंडिविजुअल राइट है, ये एज ए होल नहीं होता, और ये इक्विटेबल लॉ के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अभी देखिए ये तो बात होगी कि ठीक है डिक्लेरेटरी डिग्री ले ली भैया आपने, अपना टाइटल लीगल कैरेक्टर के लिए ले ली। अब ये किस किस को बाइंड करेगी, इसके इफेक्ट क्या होंगे देने के बाद? देखिए पार्टीज टू द सूट, उन पे बाइंडिंग तो होगी होगी भाई, या फिर जो व्यक्ति क्लेम कर रहे हैं थ्रू दी पार्टीज, उन पर भी बाइंडिंग होगी। और जहाँ पे अगर देखिए एक्सप्लेनेशन में बात की थी, जो पार्टीज हैं वो ट्रस्टी हैं, जो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। और ऑन द पर्सन्स फॉर हुम if the existence at the date of declaration such parties would be trustee, वो ट्रस्टी होती उस दिन, तो फिर उनके ऊपर भी ये लागू होगा, यानी ट्रस्ट के ऊपर भी ये लागू होता है। ये बातें आपको बताता है सेक्शन 35। अभी सेक्शन 35 को समझेंगे हम। देखिए चैप्टर 6 में सेक्शन 35 के इफेक्ट की बात करता है कि इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन क्या होगा। तो इफेक्ट क्या होगा? अ डिक्लेरेशन मेड अंडर दिस चैप्टर, यानी सेक्शन 34 में कोई डिक्लेरेशन कर दी जाती है, इज बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज। अभी हमने देखी पढ़ ली वो सारी चीजें, मैं इसीलिए पहले एक ब्रेकअप करके पढ़ाता हूँ, सो दैट कि आपको जिस्ट समझ में आ जाए, और जब आप उसके डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ो तो यू विल कम टू नो कि हम इसमें क्या दे रखा है। इज बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। पार्टीज टू सूट,
पर्सन क्लेमिंग थ्रू देम, ये सेकंड, एंड वेयर एनी ऑफ द पार्टीज आर ट्रस्टीज, ये आपका तीसरा हो गया। ऑन द पर्सन फॉर हुम इफ इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन सच पार्टीज वुड बी ट्रस्टीज। यहाँ तक आपका ये थर्ड पॉइंट हो गया। अभी केस देखिए आप, रविंदर कौर ग्रेवाल एंड अदर्स वर्सेस मंजीत कौर एंड अदर्स, ये 2019 का केस है। हमने अभी अभी ऊपर एक केस पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, हमने कहा था कि उससे 2019 का भी हमें केस पढ़ेंगे, द एडवर्स पोजीशन की बात की गई थी। मैं इस केस का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि केस कई पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडवर्स पोजीशन पढ़ते हैं तो वहाँ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, एडवर्स पोजीशन की कुछ कंडीशन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे। उसने कहा था कि एक एडिक्वेट आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये थी। दूसरा था एडिक्वेट इन पब्लिसिटी होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। और तीसरा था कि एडवर्स टू अ कंपिटिटर इन डिनाइल ऑफ द टाइटल एंड हिज नॉलेज, ये आपकी तीसरी कंडीशन थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, आप इस केस को जरूर पढ़ें, इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो देखिए, एडवर्स पोजीशन के बारे में क्या बात कहा गया था कि एडवर्स पोजीशन ऐसा नहीं है कि ट्रेस पासर के लिए भी वो एक राइट बन गया। इस केस में जो डिसीजन दिया गया था, बाकी आप स्लाइड में पढ़ लीजिएगा। देखिए, ट्रेस पासर जो ऑनर है वो एट एनी टाइम, हम सेक्शन 65 में ऑफ लिमिटेशन एक्ट, वहाँ से हम लोग केस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये 12 साल का टाइम भी एडवर्स पोजीशन का चल रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि 12 साल तक अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे रहते हैं तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल ओनर है तो भाई वो किसी भी टाइम अपनी प्रॉपर्टी ले सकता है। तो इसको देख लीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिक्लेरेटरी डिग्री क्या होती हैं और क्या किस किस पे वो बाइंडिंग होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप एमके लीगल शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमें मेल भी करें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।